दोस्तों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की दुहाई दी। आज किसान आंदोलन के 1 बरस पूरे हो गए और 1 बरस पहले इसी संसद के भीतर यानी लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की धज्जियां जब सत्ता ने उड़ाई थी, उसी के बाद किसानों ने तय किया था वो आंदोलन करेंगे। और आज का दिन और संयोग ऐसा कि संविधान दिवस के दिन जो गणमान्य एक साथ जुटे वह सभी वही गणमान्य थे जिन्होंने 3 कानूनों के जरिए इस देश में लोकतंत्र को छलनी किया था। हालांकि बहुत मौके इस देश में आए हैं जब इस दौर में लोकतंत्र बार बार छलनी हुआ है, संविधान दरकिनार किया गया, कानून का राज इस देश में कई राज्यों में नजर नहीं आया। इस देश के भीतर में नियम कायदे कानून छापे मारने सीबीआई ईडी ईडी सब कुछ सबने लोकतंत्र को घायल होते हुए देखा है। कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, कभी अपराध के नाम पर, लेकिन सत्ता तमाम दागों से मुक्त रही। यह अलग मसला है कि मौजूदा वक्त में इसी संसद के भीतर सबसे ज्यादा दागी सांसद बैठे हुए हैं और वह भी सत्ता पक्ष के दागियों की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन आज तो मौका 1 बरस किसानों के आंदोलन के होने का है, जहां से एक गूंज सुनाई दे रही है, यह आंदोलन की शुरुआत है। और दूसरी तरफ संविधान दिवस के दिन समूचा विपक्ष ही जब यह कहते हुए बायकॉट कर गया कि दरअसल आप सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजते हैं और कहते हैं आज संविधान दिवस मना लीजिए, यह कैसे संभव है। बहुत सारी परिस्थितियों के भीतर हमें लगता है आज के दिन जब लोकतंत्र की दुहाई प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो 20 सितंबर 2020 याद करना चाहिए, जब राज्यसभा में 3 कृषि कानून लाए गए, बहस हुई, चर्चा हुई और उसके बाद जब वोटिंग की प्रक्रिया की बात हुई तो उसमें एक शोर शराबा मचना शुरू हो गया। और उस वक्त डिप्टी स्पीकर जो कुर्सी पर बैठे थे हरिवंश जी, उन्होंने कहा कि यह पास मान लिया जाता है, यहां पर वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए उन 3 कानूनों को भेज दिया गया। राष्ट्रपति ने भी उन कानूनों को लौटाया नहीं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। सत्ता की तरफ से आया हुआ कानून था, तुरंत हस्ताक्षर किए और वापस भेज दिए। जब यह सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई सवाल नहीं किया, उल्टे एक कमेटी बना दी। इस 1 बरस के भीतर अगर किसानों के परिप्रेक्ष्य में ही इस लोकतंत्र की परिस्थितियों को परख लें जिसकी दुहाई आज प्रधानमंत्री ने दी है, और इस 1 बरस के भीतर ही जितनी धज्जियां इस देश में लोकतंत्र में किसानों को लेकर उड़ाई गई है, उन परिस्थितियों को ही आज परखने की जरूरत है। परखना इसलिए जरूरत है क्योंकि खुद इस देश की राजनीतिक सत्ता ने, जिसे फिक्र है लोकतंत्र की, उसने ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। और अगर किसानों के अक्स तले उन्हें परखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप खुद को आंदोलनरत मानने लगे, हो सकता है आपकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। इस देश के भीतर में संविधान दिवस के दिन लोकतंत्र की दुहाई, लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर से आवाज आई है तो सड़क पर बैठे हुए किसानों के दर्द को आज समझना होगा। कोई भी अपने घर को छोड़कर सड़क पर बैठना चाहता नहीं है। तंबू गाद के या फिर कनात को ऊपर में रखकर मान ले कि वही छत है और उसके बाद मौसम गुजरते चले जाएं, आंदोलन बड़ा होता चला जाए, ऐसी परिस्थितियां इस देश में कभी 1 साल तक ऐसी ही रह गई हो, आई नहीं। लेकिन इस दौर में लोकतंत्र की परिस्थितियों ने इस देश को इतना मजबूर कर दिया कि उनकी अपनी जिंदगी अपने घरों में, अपने गांवों में, अपने शहरों में, अपने कारखानों में, अपने उद्योगों के भीतर में इतनी कमजोर होने लगी। कहीं नौकरियां चली गई, कहीं मजदूर काम नहीं मिल रहा था तो प्रवासी मजदूर होकर नंगे ही घर की तरफ चल पड़ा, यानी नंगे पांव निकल पड़ा। इन नंगे पांव की परिस्थितियों में और घायल होते पांव को भी इस देश की सत्ता ने नहीं देखा। लोकतंत्र की धज्जियां कैसे, किस रूप में उड़ी जाती है, इसके लिए कोई परिभाषा गढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ संविधान में दिए हुए नागरिकों को जो अधिकार हैं उसे पढ़ लिखने की जरूरत है। तो क्या सरकार ने संविधान को एक बार भी पढ़ा है? क्या उसे पता है इस देश के भीतर में समानता का मतलब क्या है? क्या उसे पता है इस देश में रोजगार का मतलब क्या है? और क्या वाकई उसे पता है यह देश किसानी को क्यों जीता है? और किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो समूचा देश आंदोलनरत है, क्या इसे सरकार ने संविधान के भीतर झांक कर भी देखा है? इतना ही नहीं, जहां पर सिर्फ मौलिक अधिकारों का जिक्र है
उन मौलिक अधिकारों के आर्टिकल्स को भी सरकार ने जाना परखा है, या सिर्फ किताब को लेकर इस ऐलान को कर दिया हम संविधान की शपथ लेते हैं और उसके बाद संवैधानिक पदों पर विराजमान, चाहे वो राज्यसभा के भीतर जो कुछ नजर आया, चाहे राष्ट्रपति द्वारा किया गया हस्ताक्षर हो, चाहे इस दौर में प्रधानमंत्री का 1 साल के बाद यू टर्न लेते हुए इस बात की माफी मांगना कि हमसे गलती हो गई, हमें लगता है वाकई आज संविधान के अक्ष तले लोकतंत्र की परिस्थितियों के आईने में इस देश के किसानों को परख लीजिए। सारी हकीकत आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। इस देश में खुद सरकार कहती है 14 करोड़ 85 लाख किसान हैं। इस 14 करोड़ 85 लाख में से जितने किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, अगर इसमें आपको मजदूरों को भी शामिल कर लीजिएगा तो कुल किसान और मजदूरों की तादाद तकरीबन इस देश के भीतर में 30 करोड़ के लगभग हो जाएगी। सरकारी आंकड़ा कहता है ये 25 करोड़ है, क्योंकि 11 करोड़ वो मजदूरों को मानता है जो खेती में सहयोग करते हैं और जिनकी जमीन है, जो खुद को अपना पेशा खेती मानते हैं। कुल मिलाकर उनकी 14.5 करोड़, और इस देश के भीतर में जो कर्ज में डूबे हुए किसान हैं उनकी तादाद 13 करोड़ 85 लाख 40,234 है। इतने ही अकाउंट है तमाम जगहों पर। नाबार्ड का यह डाटा है, जो सरकार की संस्था है नाबार्ड, उसका यह डाटा है कि इस देश में तकरीबन 13 करोड़ 85 लाख किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। हम किस लोकतंत्र का आसरा लें, और उन पर जो कर्ज है उसकी तादाद तकरीबन 16 लाख करोड़ की है। एक्यूरेट 16,80,366 करोड़। यह भी नाबार्ड का ही डाटा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो गरीब किसान है, गरीब के साथ जो और छोटा किसान होता है, जिसे हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वह मार्जिनल कैटेगरी में आता है और उसकी स्थिति शायद सबसे ज्यादा नाजुक होती है, और उस मार्जिनल किसान के पास जो जमीन होती है वह 1 हेक्टेयर से नीचे की होती है। इस देश में लगभग 83% मार्जिनल किसान गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस देश में जो स्मॉल यानी छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन होती है, 88% किसान गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस देश के भीतर में जो उसके ऊपर सेमी मीडियम में आता है, जो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर की जिसके पास जमीन होती है, वह तकरीबन 90% किसान गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार कहती है 89.4%। इस देश के भीतर में जो मीडियम यानी जिनके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक की जमीन है, वह लगभग 84% किसान कर्ज में डूबा हुआ है। और इस देश के भीतर में जिनके पास बहुत जमीन है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, उसमें भी 82% कर्ज में ही डूबा हुआ है। हम लोकतंत्र की दुहाई आज देंगे और लोकतंत्र के महत्व संविधान को परखने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जरा समझना चाह रहे हैं कि अगर ये लोग कर्ज में डूबे हैं तो कितने कर्ज में डूबे हैं, और क्या वाकई इस देश में जो किसान का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही वह उन त्रासदियों से जुड़ जाता है जहां पर वह कर्ज में डूबा हुआ है। आने वाले वक्त में उसके पास कोई सुनहरा भविष्य नहीं है। इस देश की परिस्थितियों में, इस दौर में जो लोकतंत्र के नाम पर हम अगर शिक्षा, स्वास्थ्य सबको जोड़ते चले जाएं और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से सिर्फ अभी किसान को ही देखना शुरू कर दें, तो इस देश का सच यह है कि किसान का बेटा ही सीमा पर नजर आएगा, किसान का बेटा ही आईएएस की कतार में भी नजर आएगा, किसान का बेटा ही इस देश के भीतर में कई मीडिया हाउसेज में संपादक के तौर पर भी नजर आएगा। इस देश के भीतर में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो 92% है, वहां पर सबसे ज्यादा और बड़ी तादाद किसान के परिवार से जुड़े हुए परिजनों की ही है। लेकिन इस 1 बरस के दौर में लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ी? 750 किसानों की मौत से उसे देखा जाए, या फिर 1 बरस के बाद किसान अब यह समझ पा रहा है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता की ताकत इस देश की जनता में ही होती है, और किसान इस देश की जनता के तौर पर पहली बार अपने महत्व को समझ पा रहा है, अपने ही जिंदगी जीने के संघर्ष करते हुए। तो क्या अब आने वाले वक्त में इस देश में लोकतंत्र की दुहाई किसान नहीं देगा? और अगर किसान लोकतंत्र की दुहाई देने लगे तो क्या क्या हो सकता है, और जो उसकी मांगे हैं उसी संविधान के मातहत आती है, जहां पर हक है उसे जीने का, रोजगार
पाने का, रोजगार करने का, 2 जून की रोटी का, ये सारे हक किसानों के हक में भी हैं जो संविधान में दर्ज हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है इस देश के भीतर में कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 14.5 करोड़ किसानों का जिक्र किया जाता है, उन किसानों की उपज को खरीद पाने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। इस सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वो चाहे अनचाहे किसान अपनी उपज का जो मूल्य है उसे नहीं ही मिले, क्योंकि सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं इस देश में जितनी भी उपज होती है उसका उसने कभी 50% उपज भी एमएसपी पे नहीं खरीदा है। यानी सरकार ने राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर खरीद की ही नहीं है, 50% भी नहीं की है, 43% मैक्सिमम गया है। तो बाकी अनाज कहां जाता है? और बाकी अनाज को जो लोग उठा ले जाते हैं और जो प्राइवेट कंपनियों को चलाते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट करें, चाहे वो एग्रो फील्ड में हो, चाहे वो अपने तरीके से इस देश में उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग प्रोडक्ट में क्रिएट कर उसको खुले बाजार में और रिटेल सेक्टर के जरिए बेचते हो, शहरों में, महानगरों में खूब कमाते हो, लेकिन किसान के हक में क्यों नहीं आ रहा है सब कुछ? क्योंकि सरकार के आंकड़े बतलाते हैं इस देश के भीतर में जो सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई, उस खरीद की स्थिति में जो इस देश में सारे किसानों को खरीदा गया, उनकी संख्या सिर्फ 44 लाख। इस देश में जो धान की खरीद हुई, यानी कि जो चावल की खरीद हुई, उसके दायरे में 125 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख किसान आए। यानी कुल मिला के इस देश में 14 करोड़ 50 लाख किसानों में से 1 करोड़ 25 लाख किसान ही हैं जो चावल और गेहूं सरकार को एमएसपी पर बेच पाते हैं। उससे ज्यादा नहीं। बाकियों की स्थिति और नाजुक है। और जो खास तौर से जिक्र जहां से आंदोलन निकल कर आया है वह पंजाब और हरियाणा से निकल कर आया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एमएसपी की सबसे ज्यादा खरीद इन्हीं 2 राज्यों से होती है। अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा गेहूं तकरीबन 42% और चावल यानी धान तकरीबन 25% इन्हीं 2 राज्यों से खरीदा जाता है। तो क्या इन 2 राज्यों ने इस दौर में स्थिति देख ली बिहार की, जहां मंडियां खत्म हुई? क्या इस दौर में इन्होंने दक्षिण भारत की परिस्थितियों को परख लिया, जहां पर किसान की खरीद अगर उस रूप में एमएसपी पर नहीं हो रही है तो उनकी आर्थिक बदहाली कैसे होती चली जा रही है? या फिर उन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों की खुदकुशी को देख लिया? ऐसा नहीं है कि पंजाब जैसी जगह पर जिसने इस दौर में हरित क्रांति के जरिए शानदार बीज को देखा, कीटनाशक खाद को देखा, सिंचाई के लिए कम पड़ते पानी को भी देखा, और इन परिस्थितियों में यह भी देखा कि किसान भी कर्ज में डूबते डूबते धीरे धीरे इस देश को रोजी रोटी खिलाते हुए कैसे कर्ज में डूबकर खुदकुशी भी कर रहा है। क्योंकि खुद सरकार के भी आंकड़े बतलाते हैं कि किसानों की खुदकुशी पंजाब में भी 2000 से लेकर 2019 तक तकरीबन 18,500 किसानों ने पंजाब में खुदकुशी की। देश की स्थिति देखिएगा तो वो लाखों में आ जाएगी। तो हम किस लोकतंत्र की दुहाई आपके साथ आज देने बैठे? क्योंकि जितनी उपज है जब उसे नहीं खरीद पाते हैं, जो खरीदने की क्षमता है और जितना भी आपने खरीदा है उसके दायरे में सिर्फ इस देश का 1.25 करोड़ किसान आता है। जब इन परिस्थितियों को हम देखते हैं और इन परिस्थितियों के ठीक समानांतर हमें लगता है लोकतंत्र की दुहाई के आईने में अगर आप इस देश में अलग अलग सेक्टर को भी परखना शुरू कर लीजिए तो भी ध्यान आपका जाएगा कि सबसे ज्यादा खून पसीना किसान ही बहाता है और कभी भी उसकी विकास दर नीचे नहीं गई। जब इस देश में कोविड जैसी महामारी भी आई तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही था जिसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में थी और +4% में थी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब नेगेटिव में चलते चले गए। अगर हमें लगता है कि आप पंजाब का ही आज जिक्र कर लीजिए तो पंजाब ने भी अपने तौर पर 2020-21 में जो इस महामारी का काल था उसमें भी 5.3% एग्रीकल्चर ग्रोथ रखा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग -8.4 था, जबकि सर्विस सेक्टर -9.4 था। और इस देश की कमोवेश स्थिति भी यही है। हम लोकतंत्र की दुहाई का मतलब क्या समझे? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो परिवारों के जरिए पॉलिटिकल पार्टी चलती है उस पर आप ध्यान दीजिए। बीजेपी के भीतर कितने सांसद हैं इस दौर में बैठे हुए जिनके माता पिता अपने तौर पर पॉलिटिशियन थे, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाए? इतना ही नहीं, आरएसएस के भीतर भी सर संघ चालक के पिताजी भी तो आरएसएस से ही जुड़े हुए थे, वह भी तो एक पद को पाए हुए थे। तो हम क्या करें कि उस परिवार को अलग कर दें?
या फिर इन परिस्थितियों में इस देश के भीतर में यह माना जाता है जो जिस जॉब से जुड़ा होता है उसी जॉब से उसका बेटा जुड़ जाता है। यह एक साइकिल चली आ रही है। क्या इसको कह के प्रधानमंत्री अपने लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ना चाहते हैं? और जब वो इस बात में संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो संविधान द्वारा मिले गए अधिकारों का जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर हो रहा है तो फिर इसकी अगली परिस्थिति में निकल कर आइए, क्योंकि इस दौर में किसानों को लेकर सरकार की जो सब्सिडी है वह सब्सिडी यकीन जानिए एक उंगली में रखे गए एक चावल के दाने के बराबर है, अगर आपकी पूरी मुट्ठी में चावल भरा हुआ है तो। इस देश में जो रियायत कॉरपोरेट को दी गई, जिससे जुड़ा हुआ तबका किसानों की संख्या के मुकाबले सिर्फ 0.75% है, 0.75%, उसको किसानों की तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा रियायत दी गई। इस देश के भीतर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो इंडस्ट्री काम करती है, उसने जो कर्ज उठाया बैंकों से, उसकी तुलना में जो किसानों ने कर्ज उठाया, उन दोनों के बीच भी बड़ा गैप है, कई गुने का गैप है। लेकिन वसूली किसानों से की गई और जम के की गई, और उनकी जमीन तक को अपने हाथ में लेने से इस देश के बैंक घबराए नहीं, क्योंकि लोकतंत्र एक कानून का जामा पहनाता है। उस कानून को लागू कराने के लिए इस देश में राजनीतिक सत्ता कहती है हमें आपने चुन लिया है तो अब कानून लागू हम ही कराएंगे। यह परिस्थितियां धीरे धीरे चलते चलते आज की तारीख में खुद ही कानून भी बनाने लगी। शायद इसीलिए इस देश में किसान अपने आंदोलन को और अपने हक को लेकर जब निकलता है तो उसके रास्ते में बाधाएं और कोई नहीं, राजनीतिक सत्ता ही खड़ा करती है, वही राजनीतिक सत्ता जो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। यानी सिर्फ पानी की बौछार मारना, सिर्फ लाठियां बरसाना, आंसू गैस छोड़ना, इतना ही नहीं, रास्ते में कहीं आगे बढ़ ना सके सड़कों पर कीले गाड़ देना, लहूलुहान कर देना, रोशनी काट देना, पानी ना आने देना, और इन सब के बीच तमाम राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर अगर इस बात की दुहाई दे कि हम लोकतंत्र की बचाने का काम करते हैं और अब वह लोग जो लोकतंत्र से जिनका भरोसा उठ गया है वह बेचैन है, तो इसके मतलब मायने क्या होंगे? इसका मतलब क्या यह ना माना जाए कि सरकार और सत्ता शायद इस बात को अब समझ रही है कि इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक परिस्थितियों को अगर उसने खत्म किया है तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वालों की तादाद सड़क पर ज्यादा होगी और संसद के भीतर कोई नहीं होगा। तो लोकतंत्र को और लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर संसद की इमारत क्या सिर्फ इमारत भर रह जाएगी? आज यह सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि आज वाकई इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर से प्रधानमंत्री के उस भाषण को सुनने से इनकार कर दिया, जिस भाषण को देते वक्त वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। खुद को पार्लियामेंट के भीतर दिया गया भाषण सिर्फ एनडीए वाले सुनने को थे, यही कहें तो सिर्फ बीजेपी वाले ही सुन रहे थे, वही लोग सुन रहे थे, बाकी लोग नहीं सुन रहे थे। यह अलग मसला है कि इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया प्रधानमंत्री के पक्ष में और देश की सत्ता के पक्ष में ढोल पीटता है तो वो लाइव टेलीकास्ट करता है, लाइव टेलीकास्ट हो, लेकिन कोई जुड़ाव और सरोकार अगर इस दौर में किसानों के पक्ष में चला गया, वह भी संविधान दिवस के दिन, तो फिर लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर लोकतंत्र की दुहाई देने वालों का काम यही होना चाहिए था कि आज संविधान दिवस हम या तो सिंधु बॉर्डर पे मनाएंगे या टिकरी बॉर्डर पे मनाएंगे या हम गाजीपुर आ जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे आ जाएंगे। यानी दिल्ली की सीमा पर अगर आप पार्लियामेंट को बीच में रखते हैं तो वहां से गाजीपुर की दूरी जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की है। इसी दूरी में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में तमाम सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जहां पर किसान बैठे हुए उन तमाम जगहों पर है। क्या वहां प्रधानमंत्री जाकर इस आज की संविधान दिवस नहीं मना सकते थे? मना सकते थे। क्या वो लोकतंत्र का जिक्र किसानों के बीच जाकर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन इसके लिए बड़ा नैतिक बल चाहिए और इसके लिए शायद अंदरूनी तौर पर वो ताकत चाहिए जो इस बात का एहसास कराए कि लोकतंत्र का मतलब लोग होते हैं और सिर्फ तंत्र के आश्रय लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता, उस कतार में जबरदस्ती लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी अपने तौर पर आपको दिखाती बताती रहेगी, लेकिन सरोकार आपके किसानों से अगर नहीं जुड़ पा रहे होंगे तो किसान अब ये कह रहे हैं, आज जब उन्होंने कहना शुरू किया कि यह तो आंदोलन की शुरुआत है, तो उनके जहन में 4 बातें खुलकर है। इस दौर में जितने किसानों पर केस किए गए उसको तो वापस ले लीजिए।
इस देश के भीतर में जो इस आंदोलन के दौर में किसान शहीद हो गए, उनको परिजनों को कुछ राहत तो दे दीजिए मुआवजे के तौर पर। उनके लिए इस देश में कोई स्मारक तो बना डालिए। और इस देश में किसान जब खेती करता है तो उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने के लिए कोई कानून तो बना दीजिए। यह अलग मसला, इस देश के भीतर में कानून भी लागू नहीं हो पाते हैं। हमने देखा है आरटीआई कानून जब बन गया, सूचना का अधिकार, तो उसके बाद नई सरकार यानी मौजूदा सरकार ने आरटीआई के दायरे से कैसे खुद को अलग करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इस देश के भीतर का कानून भी बतलाता है कि इस देश में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कैसे किस रूप में सहमति और सहयोग से होती है, उसको भी कई मौकों पर हर किसी ने दरकिनार होते हुए देखा है। चाहे वो सीबीआई, चाहे वो सीएजी हो, हर जगहों पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अपने तरीके से सत्ता को हाँकना लोकतंत्र को हाँकने के समान तो नहीं हो जाता है। और जब लोकतंत्र की दुहाई प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो क्या वह इस लोकतांत्रिक देश के भीतर अलग थलग तो नहीं पड़ गए हैं? ये परिस्थितियां अभी चाहे ना हो, लेकिन यह परिस्थितियां आ सकती है, क्योंकि इस देश के भीतर में हर तबके के सामने जो मुश्किल हालात हैं, वो मुश्किल हालात लोकतंत्र को खारिज करने के बाद ही शुरू हुए हैं। और लोकतंत्र को खारिज करने की स्थिति में इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ही हैं जो इस देश को उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर गए हैं। शायद इसीलिए संविधान ने जिस चेक एंड बैलेंस का जिक्र किया था, वो चेक एंड बैलेंस इस दौर में गायब हो गया। यानी इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर कोई दबाव सरकार पर बना सकें, ऐसी स्थिति आपको इस दौर में बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी सी हल्की आवाज सुनाई देगी, जहां वो कहेगा अच्छा आप जासूसी करते थे, हम एक कमेटी बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो करेगा अच्छा आपने कृषि कानून बना दिया है, हम एक कमेटी बना देते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो करेगा कि ये जो तमाम तरह से जो राजद्रोह राष्ट्रद्रोह आप लोगों पर लगाते चलते हैं, उसको लेकर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, हम आपको नोटिस थमा रहे हैं। बात इसके आगे फिर भी नहीं जा पाती है, और जो फैसले आते हैं वो सत्ता द्वारा लिए गए निर्णयों के ही पक्ष में क्यों होते हैं। उससे एक मैसेज इस देश के भीतर बहुत साफ है कि चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियां जो संविधान सभा ने अपने तौर पर बहस करते हुए 565 सदस्य बैठे और अलग अलग प्रांतों के सदस्य बैठे, और बाबा साहब अंबेडकर ने जब उसकी प्रस्तावना लिखा और सारी चीज जब वह अंतिम स्वरूप दे रहे थे, तो वह दो ही बातों का जिक्र कर रहे थे कि एक, ऐसा ना हो कोई राजनीतिक सत्ता इस संविधान को कागज के पन्नों में तब्दील कर दे। इसे लागू कराने की जिम्मेदारी इस देश की उस राजनीतिक सत्ताओं की होगी जिसे जनता चुनेगी, और जनता जिसे चुनेगी वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त ना माने खुद को। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए, लोकतंत्र की धज्जियों को ओढ़ते हुए जब लोकतंत्र के मंदिर में ही इस देश ने देख लिया, तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या आंदोलन की दिशा में ले जाती है। और आंदोलन के सामने प्रधानमंत्री जब माफी मांगते हैं और 3 कानून वापस लेने की परिस्थितियों में खुद को खड़ा करते हैं, तो क्या इस बीते 1 बरस का वह मुआवजा जो मौतों के साथ जुड़ा है, वह मुआवजा जो माँ का, पिता माँ बाप सबके अलग अलग परिस्थितियों में रहने से जुड़ा है। इस दौर में भारत परिवारों का देश है, उसने बिखरते हुए अपने परिवारों को आंदोलन में जाते हुए देखा। प्रण लेकर सब निकले घर से, अब वापस तभी लौटेंगे जब 3 कानून वापस हो जाएगा। इस 1 बरस के बाद आंदोलन की एक नई शुरुआत शायद लोकतंत्र को इस देश में लागू कराने को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी आंदोलन की है, पार्लियामेंट की नहीं है। जिस पार्लियामेंट के भीतर आज प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उसी पार्लियामेंट के लिए चुने गए विपक्षी राजनीतिक दलों का कोई सांसद नजर नहीं आ रहा था। यह शायद इस देश की राजनीतिक सत्ता की सबसे बड़ी हार है, और शायद लोकतंत्र का भी छलनी होता हुआ यह सीना है। लोकतंत्र बचाने की दिशा में आंदोलन को ही काम करना पड़ेगा, वही समेट पाएगा, वही सहेज पाएगा। सच यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।